हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रविंदर यादव। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो ईडीडी फर्स्ट और सेकेंड का जो कोर्स हम लोग ख़त्म कर रहे हैं उसमें स्टेप 6 तक जो इंटरनल वायरिंग का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोगों ने स्टेप 6 तक सॉल्व कर लिया है। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ कंड्यूट एंड केबल, यानी कि तार की और केबल कंड्यूट की लंबाई हम लोगों ने निकाल ली है। पिछले वाली वीडियो का है ये, मतलब कि ये आपका मतलब बोर्ड पे दिख रहा है, जिसमें हम लोगों ने केबल की कुल लंबाई 295 मीटर निकाली थी और वाहक नली में 19 mm माप के 49.5 मीटर का कंड्यूट और 25 mm माप का 6.25 मीटर का कंड्यूट और 31.5 mm माप का 9.25 मीटर का कंड्यूट हमने क्या किया था, प्रयोग किया था, लगा था हमारा। कैसे कैलकुलेट किया गया था तो वो सिंगल लाइन डायग्राम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे, उसकी सहायता से हम लोगों ने निकाला था। देखिए, इसको न मिटाने का रीज़न या फिर से ड्रा करने का रीज़न ये है कि आपको आज का जो हमारा स्टेप है, जो कि फाइनल स्टेप नहीं है, इसके बाद एक और स्टेप है, स्टेप 7 मेन मटेरियल लिस्ट, यानी कि टोटल वायरिंग अपने कर लिया। देखिए, इंटरनल वायरिंग में जो ये क्वेश्चन आता है उसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको कभी क्वेश्चन दे दिया कि एक आपका रूम है 4x4 का, या जो भी आप अपना डायमेंशन ले लीजिए, 4 मीटर गुणे 4 मीटर का एक रूम है आपके पास, तो उसमें कह देगा कि आपको एक पर्याप्त मतलब कि इल्यूमिनेशन की व्यवस्था करते हुए और आप प्रकाश की उसका मतलब कि बल्बों का और पंखे की व्यवस्था कीजिए। तो अब आप सोचिए कि आपको कह दिया जाएगा कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, उसका कितना पैसा होगा, कितना कॉस्ट होगा, उसका भी आप लोग क्या कर दिए मतलब बताइए। क्योंकि जो अवर अभियंता होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, या फिर जो आपके डिप्लोमा करके जो छात्र बनते हैं, तो किसी प्रकार का आपका वो करना है, कोई नई लाइन का निर्माण करना हो गया या कोई सरकारी भवन का निर्माण करना है, तो उसमें कितना कास्ट आएगा उसको आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कौन कौन सामान लगेगा, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कंड्यूट लगेगा, तार लगेगा, स्विच बोर्ड लगेगा, स्विच लगेगा, होल्डर लगेगा, सीलिंग रोज लगेगा, ये सारी चीज़ें आप उसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे ना जी। तो उन चीज़ों का कितना, अब कितना क्या सीलिंग रोज लगेगा, कितना स्विच बोर्ड लगेगा, कहाँ पर आपका मेन स्विच बोर्ड लगेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाएगा, कितना मीटर तार लगेगा, कितने एमएम का तार लगेगा, कितने एमएम का कंड्यूट लगेगा, कितनी लंबाई का लगेगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा स्टेप करना पड़ता है। उसका टोटल कास्ट कितना होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो इसके पहले स्टेप 1 टू स्टेप 6 तक यही सारी चीज़ें पता लगाते हैं हम। जब सारी चीज़ें पता लग जाती हैं तो हम निकालते हैं मेन मटेरियल लिस्ट। जैसे स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या कहते हैं, एज्यूम्सन का मतलब कि पूर्वानुमान, हमको जो जो काम करना है वो हम मान लेते हैं, एज्यूम्सन होता है। दूसरा होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ लोड एंड करंट, यानी कि आपको टोटल लोड का मतलब डिटर्मिनेशन कर लेना होता है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, उसके हिसाब से आपको सर्किट डिवाइड कर देना होता है। सर्किट जब डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि 1000 वाट का लोड और 800 वाट का लोड और 10 पॉइंट अगर आपके हो रहे हैं तो एक सर्किट के अंतर्गत आएगा। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो सर्किटों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उसके लिए स्टेप 2 किया जाता है। स्टेप 3 होता है आपका प्लान, यानी कि तार कहाँ से कहाँ कितने मीटर की लंबाई में दौड़ेगा, उसके लिए स्टेप 3 यानी कि प्लान को सॉल्व किया जाता है। स्टेप 4 होता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम, नहीं उसके पहले आपका एक होता है वो स्टेप 3 हो गया, आपका प्लान निकल गया। स्टेप 4 में आपका सिंगल लाइन डायग्राम क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। सिंगल लाइन डायग्राम ही होता है, अगर आप वो छोड़ दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लोड छोड़ते हैं, तो स्टेप 4 हो जाएगा आपका सिंगल लाइन डायग्राम। अब सिंगल लाइन डायग्राम जब निकल जाता है तो सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से ही निकालते हैं क्या, स्टेप 5। ये यहाँ पर स्टेप 6 है क्योंकि हम लोगों ने स्टेप 2 में डिटर्मिनेशन ऑफ लोड किया हुआ है, इसलिए ये स्टेप 6 हो जाएगा। तो स्टेप 6 में 5 में हो जाता है आपका लेंथ निकालते हैं कंड्यूट का और केबल का टोटल कितना हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पीछे हम लोगों ने निकाल लिया है। अब उसके बाद जो फाइनल अब आपका बनाना होता है वो चीज़ें, अब देखिए मेन मटेरियल लिस्ट क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन मटेरियल लिस्ट, यानी कि जो टोटल आपका कितना कास्ट लगेगा, कितनी सामग्री कितनी मात्रा में लगेगी, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इंटरनल वायरिंग का हम लोग सॉल्व किए हैं, लास्ट स्टेप है उसका। उसके लिए अब आपको देखिए मेन मटेरियल लिस्ट क्या है कि आपके अपने दिमाग की सोच पर निर्भर करता है। मेन मटेरियल लिस्ट याद करेंगे तो हो सकता है कि परीक्षा में आप भूल जाएं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझेंगे, विजुअलाइज करेंगे, अपने मन के अंदर उसको देखेंगे, तब जाकर के वो क्या हो जाएंगी, चीज़ें आपको एकदम याद हो जाएंगी। अब वो कैसे हमको याद कराना है आपको हम देखिए समझाते हैं। 2-4 चीज़ें हैं, जैसे ये नहीं मिटाने का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है कि आप मान लो कि इसको तो आप लोग याद रख देना कि 295 मीटर आना है, ठीक, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले जब लाइन आती है तो आपकी जाती है कहाँ पर, एनर्जी मीटर में, ठीक है। एनर्जी मीटर में जब लाइन जाती है तो उसके बाद लाइन को कहाँ भेजा जाता है, उसके बाद लाइट को हम ठीक उसके बाद लगाते हैं क्या, आपका कटआउट फ्यूज बोला जाता है उसको, या फिर मेन स्विच बोर्ड लगाते हैं। यानी कि एनर्जी मीटर के बाद आपका लगेगा क्या, MSB, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। मेन स्विच बोर्ड के बाद आपका लगता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, DB हम लगाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्किट कंड्यूट ये निकल गया इससे, इसके अंदर जितना भी तार आपको लेके जाना है, 2-3 जितना भी, इसके बाद फिर ये कंड्यूट लग गया, इसके अंदर 2-3 जितना भी तार लेके जाना है। तो आपकी सामग्री यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है, ध्यान दीजिए। मेन स्विच बोर्ड एक लगाया आपने, खरीद के लाया ना मार्केट से, तो ये कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मार्केट से खरीद के लाए ना, तो ये भी एक सामग्री हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अब तार को, इलेक्ट्रिसिटी को 1 to 2 पॉइंट मतलब क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है, तो आपको माध्यम चाहिए, और वो माध्यम होता है कंडक्टर। केबल आपको चाहिए ही चाहिए, तो केबल आपने खरीद के लाया, केबल का कैलकुलेशन करेंगे। केबल को ले जाने के लिए आपको माध्यम चाहिए, यानी कि कंड्यूट चाहिए, कंड्यूट कितना लगा उसका कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार पूरा बरामदा ढाल दिया, सीधे सीधे कंड्यूट दौड़ा दिया। कहीं पे जा करके आपका क्या होता है, जैसे मान लो कि चल रहा है, ये दीवार आ गई, ठीक है। अब दीवार आ गई तो यहाँ से अब क्या करना है, आपको नियम मालूम है कि कभी भी दीवार को क्रॉस करते समय कंड्यूट को हम लेके जाते हैं छत पर, और छत से इस तरह से लेके आते हैं, और फिर इसी दीवार के सहारे लेके आते हैं, और आगे इस तरह से बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे कंड्यूट मुड़ेगा, फिर यहाँ पे कंड्यूट मुड़ेगा, फिर यहाँ पे कंड्यूट मुड़ेगा, तो मोड़ने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए ना जी, तो वो कहलाता है वाहक नली का मोड़, या एल बैंड जिसको बोलते हैं, इस तरह से होता है एल बैंड। तो वाहक नली का मोड़ कितना लगेगा, ये आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इसके बाद जैसे मान लो कि आपका क्या हो गया कि ये 16 mm का पाइप चल रहा है, या 19 mm का पाइप चल रहा है, उसके बाद तारों की संख्या बढ़ने के कारण 25 mm का हमने यहाँ पे कंड्यूट यूज कर दिया, 25 mm का। तो अब यहाँ पर एक आपको सॉकेट रिड्यूसर यूज करना पड़ेगा, 19 × 25 mm आपका सॉकेट रिड्यूसर ऐसे होता है, इधर से 19 रहेगा, और ये हो जाता है इधर से 25, तो ये वाला जाके फिक्स हो जाता है इसमें, ये वाला जाके फिक्स हो जाता है इसमें। तो 19 × 25 mm का एक सॉकेट रिड्यूसर यहाँ लग जाएगा। यहाँ मतलब कहने का देखिए, कंटेंट मैं आपको बताऊंगा, या कोई भी टीचर आपको कंटेंट बताएगा, आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है खुद से, आपको खुद से ही निकालना है कि हमारा कहाँ पर क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है ना। जैसे आपका ये प्लान है, तो प्लान आप देख करके प्लान को आपको विजुअलाइज करना है। ये मान लो 4 रूम का प्लान है, यहाँ पर DB लगाया हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहला स्विच बोर्ड यहाँ है, दूसरा स्विच बोर्ड यहाँ है, तीसरा स्विच बोर्ड यहाँ है। तार जब दौड़ा रहे हैं तो यहाँ से एक मोड़, पहला मोड़ यहाँ पड़ गया ना जी, तो यहाँ पर एक मोड़ क्या कर लेंगे, आप काउंट कर लेंगे। अब उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर कितना तार जा रहा है, 2 जा रहा है कि 3 जा रहा है। तो इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे किससे, सिंगल लाइन की सहायता से, कि DB से ये मान लो कि स्विच बोर्ड 1 हो गया, तो स्विच बोर्ड 1 के बीच में कितना तार गया हुआ है, तो यहाँ पर 2 तार गया है। 2 तार के लिए हम 16 mm यूज कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने मिनिमम साइज कितना रखा है, 19 mm रखा है। ये चीज़ें कहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये पिछले वाले स्टेप में हमने बताई हुई है कि कैसे हम निकालेंगे। तो उसके लिए स्टेप 6 देखिए आप, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और वो उसके बाद इस चीज़ को देखिए, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये मोड़ हो जाएगा, और यहाँ पर एक मोड़ हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से मुड़ेगा छत पर जाएगा तो एक मोड़ यहाँ पर लगेगा, और यहाँ से फिर मुड़ करके आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं ये चीज़ आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें बाहर से आपको दिख रही हैं, जैसे मेन स्विच बोर्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, तार हो गया, कंड्यूट हो गया, इसके बाद आपका स्विच हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, आपका सीलिंग रोज कितना लगेगा, होल्डर कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें बाहर से दिख रही हैं। लेकिन अब आपका कितना मोड़ लगेगा, कितना टी जॉइंट लगेगा, कितना आपका जंक्शन बॉक्स लगेगा, जंक्शन बॉक्स में भी 2 वे 3 वे 4 वे जंक्शन बॉक्स कहाँ लगेगा, उस चीज़ को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि कहाँ लगाते हैं। फाइंड आउट कैसे करना है आपको, जब आप प्लान बनाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, तो उसकी सहायता से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप खूब आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं। अब सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से, तो पहले तो आप केबल और कंड्यूट की लंबाई आप लोगों ने निकाल ली। अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि और चीज़ें, जैसे कि आपको मैं टी हो गया, इसके बाद आपका ये जंक्शन बॉक्स कैसे निकालते हैं और टी कैसे निकालते हैं, इसको हम सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता समझाते हैं। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट है, यहाँ पर आने के बाद लाइन इधर भी गई है और इधर भी गई है और इधर से आ रही है, यानी किस प्रकार का फॉर्मेट बन रहा है, लाइन इधर से आ रही है, इधर जा रही है और इधर आ रही है। तो यहाँ जो कंड्यूट लगेगा कुछ इस प्रकार का लगेगा, नहीं देखिए ऊपर दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, यहाँ से ये लाइन जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से किस प्रकार का फॉर्मेट बन रहा है जी, ऐसा बन रहा है कि नहीं, ये ऐसा ऐसे,
यहाँ से तार गया, इधर भी तार गया, 2 तार, या हाँ 2 ही तार गया इसमें, 2 तार इधर चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्या लग जाएगा आपका, टी लग जाएगा। तो सीधा सा मतलब क्या है कि टी कहाँ लगता है जी, टी जहाँ पर लाइन 3 दिशाओं में निकली हुई है वहाँ पर क्या लगाते हैं हम, टी लगाते हैं, पीवीसी टी लगाते हैं। और टी लगेगा वहीं पर जहाँ पर क्या हो, कोई लोड ना हो, कोई पॉइंट ना हो। मतलब ये क्या हो गया जी कि 3 जगह में दिशा निकली, लाइन निकलनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बल्ब लग गया, बल्ब अगर कोई लग जाता है तो यहाँ पर आप 3 वे जंक्शन बॉक्स लगाएंगे ताकि इसको कनेक्शन करने में क्या हो, आसानी हो। जैसे उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि ये हो गया आपका लाइन, यहाँ भी 3 दिशाओं में डिवाइड हुई है, इधर से लाइन जा रही है, इधर जा रही है और इधर जा रही है, ठीक है ना। तो डिवाइडेशन तो 3 जगहों में हुआ है, यहाँ पर टी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक क्या लगाया हमने, बल्ब भी लगाया है ना, पॉइंट आ गया। तो पॉइंट आने के कारण यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, जंक्शन बॉक्स लगेगा। और कैसा जंक्शन बॉक्स लगेगा, तो 3 वे जंक्शन बॉक्स लगना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, सॉरी, यहाँ पर एक इधर भी दिशा में लाइन गई, ये पंखे के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, 4 वे जंक्शन बॉक्स लग जाएगा। क्लियर है ना बात। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइन इधर से आ रही है, इधर जा रही है और इधर जा रही है, यानी कि अब आप यहाँ पे मत सोचिए कि इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं बन रहा है। यहाँ पे फॉर्मेट कैसा बन रहा है, इधर से लाइन गई और इधर चली गई, उल्टा टी बन रहा है ना। तो टी को उल्टा घुमा के लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ भी वही लाइन जा रही है, इधर भी जा रही है। मतलब देखिए, जहाँ 3 दिशाओं में लाइन जाए और वहाँ पे कोई लोड न लगा हो, बल्ब न लगा हो या कोई भी लोड न लगा हो, वहाँ टी लगाएंगे। जहाँ 3 दिशाओं में लाइन जाए, 4 दिशाओं में लाइन जाए, 4 दिशाओं में जाए तो वहाँ तो जंक्शन बॉक्स लगाना ही है। टी और जंक्शन बॉक्स में मेन डिफरेंस ये समझ लीजिए कि जहाँ 3 दिशाओं में लाइन जा रही है और लोड नहीं लगा हुआ है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ टी लगाते हैं। और जहाँ 3 दिशाओं में लाइन गई हुई है, उसके ऊपर पॉइंट लगाया गया है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, 3 वे जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, ठीक ना। सॉकेट रिड्यूसर कहाँ लगाएंगे, तो सॉकेट रिड्यूसर को आपको पता लगाने के लिए अब यहाँ पर अपने हिसाब से क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। अब आपको अपने दिमाग का यहाँ पर यूज करना है। ध्यान दीजिए, 2 तार, 3 तार, 2 तार, 5 तार, तो 5 तार की संख्या हो जाएगी, 7 तारों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर तारों की संख्या में डिफरेंस हो रहा है। तो कहाँ पे 25 mm का लगाया है, कहाँ पे 19 mm का लगाया है। आपको मालूम है कि 2, 3, 4, 5 तार, यानी कि 5 तारों तक हम 19 mm तक लेके जाते हैं, 6, 7, 8 तार जो है वो हम 25 mm तक लेके जाते हैं। यानी कि 5 तार यहाँ तक जब दौड़ेंगे तो यहाँ से कंड्यूट क्या लगेगा हमारा, 19 mm आपका लगेगा। लेकिन यहाँ तार की संख्या क्या होगी, 7 हो गई, 9 हो गई, यानी कि मैक्सिमम 7 तक हम 8 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या लग जाएगा हमारा, 25 mm का कंड्यूट लग जाएगा। और यहाँ से 9 तार हो गए तो यहाँ पर 31.5 mm का कंड्यूट लग जाएगा। तो अब यहाँ पर एक 31.5 × 25 mm आपका सॉकेट रिड्यूसर लग जाएगा, और यहाँ पर एक 25 × 19 mm आपका सॉकेट रिड्यूसर लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कैलकुलेट करेंगे तो खूब आसानी से निकल जाएगा। जब सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हमारा कैसा कंड्यूट लगा है। तो उस हिसाब से आप जोड़ करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो बता दे रहे हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख करके पूरा जो मटेरियल होता है उसको आपको समझाऊंगा कि कौन के यहाँ पर कैसे लगता है। उसकी जो टोटल संख्या होती है वो आप क्वेश्चन में खुद क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं बता ही दूंगा वैसा कि आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको यहाँ पर टोटल वो बताते हैं। ध्यान रखे रहिएगा कि हमारा केबल का लंबाई 295 मीटर आया है और 19 mm, 25 mm, 31.5 mm का कंड्यूट जो आया है उसकी लंबाई हम लोगों ने पीछे क्या कर ली है, निकाल ली है। बाकी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर निकालने का हमने बता ही दिया। टी कैसे निकालते हैं, जंक्शन बॉक्स कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर बाय द वे हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझाने के बावजूद भी आपको निकालने नहीं आ रहा है, तो एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा इंटरनल वायरिंग पे, जिसमें इस क्वेश्चन में क्या है, केवल आपका बल्ब है, आप पंखा है, तो 5 एम्पीयर का सॉकेट है। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन जो अपलोड करूंगा उसमें आपका बल्ब, पंखा होने के साथ साथ 15 एम्पीयर का सॉकेट भी रहेगा। तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि ये चीज़ हमको निकालने नहीं आ रही है, तो अगले वाले क्वेश्चन में मैं उसको क्या कर दूंगा, सॉल्व करके आपको बता दूंगा। यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दिखा दूंगा कि एक्चुअल में उसकी संख्या कितनी होगी। अब भाई अगर समझ में आता है तो वो भी बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हम आपको यहाँ पर मेन मटेरियल लिस्ट बताते हैं। मेन मटेरियल लिस्ट आपके सामने है, जितना है उसके बाद फिर एक बताता हूँ, आगे बताऊँगा, अभी ध्यान दीजिए। पहले तो आपको सारणी बनानी पड़ेगी। नेम ऑफ मटेरियल विथ फुल स्पेसिफिकेशन,
रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी कि जो आपका मटेरियल लग रहा है वो मटेरियल का नाम पूरे विवरण के साथ होना चाहिए। कितनी मात्रा लगेगी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, और वो क्वांटिटी चाहिए जैसे कि मान लीजिए एक संख्या में चाहिए, नंबर मतलब कि एक नंबर क्वालिटी नहीं की बात कर रही है, एक नंबर क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक संख्या, नंबर मतलब संख्या। यहाँ पे मीटर, मीटर में चाहिए कि संख्या में चाहिए, किस में चाहिए, वो आपका यूनिट हो जाएगा। रेट पर यूनिट, यानी कि एक ले रहे हैं कोई मेन स्विच बोर्ड का एक बॉक्स ले रहे हैं या एक स्विच बोर्ड ले रहे हैं तो वो कितने रुपये का पड़ रहा है, एक यूनिट का मूल्य कितना है वो टोटल लिख लेंगे। कितना आपने लगाया हुआ है वहाँ पर, जैसे मतलब कि 295 मीटर तार है, 1 मीटर तार का दाम है 10 रुपये मीटर, तो टोटल तार का दाम कितना हो जाएगा 2950 गुणा करा के यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स यानी कि टिप्पणी, जैसे कि कोई चीज़ है कि वहाँ पर आपको क्या लिखना है, दिखाना है कि किस लिए यूज किया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर रिमार्क्स यानी कुछ लिखना अगर है तो उसके लिए रिमार्क यूज करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपका क्या लगेगा, याद करना है आपको, याद करना नहीं, आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले एनर्जी मीटर से लाइन आई, मेन स्विच बोर्ड गई, मेन स्विच बोर्ड से डीबी गई, डीबी से तार निकला, उसके बाद कंड्यूट निकला, कंड्यूट में मोड़ लगाया, मोड़ के बाद आपका डिफरेंट साइज का कंड्यूट यूज किया गया तो वहाँ पर रिड्यूसर लगाया, 3 जगहों दिशाओं में लाइन गई तो टी लगाया, 4 दिशाओं में लाइन गई तो जंक्शन बॉक्स लगाया, बल्ब को सॉकेट को लगाने के लिए स्विच बोर्ड लगाया, स्विच बोर्ड पर स्विच को स्थापित किया तो स्विच का कैलकुलेशन अलग होगा, स्विच बोर्ड का कैलकुलेशन अलग होगा, बल्ब को लगाने के लिए होल्डर लगाया, होल्डर का कैलकुलेशन अलग होगा, पंखे को लगाने के लिए सीलिंग रोज लगाया, सीलिंग रोज का कनेक्शन अलग, कैलकुलेशन अलग होगा, सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी। अब कितना है एक एक करके आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए अब 15 एम्पियर 250 वोल्ट सिंगल फेज डीपीएसी यानी कि डबल पोल आयरन क्लेड मेन फ्यूज यूनिट, यानी कि जो मेन स्विच बोर्ड होता है उतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एक चाहिए, और यहाँ पर रिमार्क में लिखा भी है कि मेन स्विच बोर्ड के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका 15 एम्पियर 250 वोल्ट 4 वे एमडीबी, एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे निकाला है, 4 वे एक संख्या में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए। 25x30 mm माप का सागवान की लकड़ी का बोर्ड, ये आपका सागवान की लकड़ी का बोर्ड होता है, इसी पे मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दोनों को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो एक ही चाहिए, वो एक नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। वहाँ पे रिमार्क में हमने लिखा भी है कि डीबी एंड एमएसबी है। तो देखिए रेट पर यूनिट और टोटल कास्ट इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू ये चीज़ें क्या होती रहती हैं, वैरी करती रहती हैं। तो एग्जाम में आप लोग लगभग में इसका मूल्य क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं या बहुत कम भी नहीं लिखना है या बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है। एकदम ब्रांडेड लगाने का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें आपको 1500 मिल रही है आप 5000 का कास्टिंग कर दो, ठीक है ना। तो वो वाला सिस्टम, घोटाला वाला काम नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद है आपका 1.5 mm² 250 वोल्ट ग्रेड सिंगल कोर पीवीसी एल्युमिनियम केबल, 295 मीटर हम लोगों ने सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से निकाला था। ध्यान दीजिएगा कि केबल कभी भी अगर आपको निकालना है तो 295 हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है तो आपको ध्यान रहे कि पीछे हम लोगों ने निकाला है। अब इसका 15% क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, और प्लस दोनों को मिला करके क्या कर दीजिएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो लगभग में मान के चलिए कि 43 मीटर आपका एक्स्ट्रा 44 मीटर के करीब में आएगा। 15% लगभग, अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है। तो लगभग में आपका कितना हो जाएगा, 339 मीटर तार क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको सीधे 339 मीटर लिख देना है। अब वहाँ लिख देंगे 15% एक्स्ट्रा। पीवीसी कंड्यूट तीनों का कैलकुलेशन इसके पिछले स्टेप में किया हम लोगों ने, 19 mm 25 mm 31.5 mm सबको लिख देंगे, और 10% एक्स्ट्रा ऑलरेडी ऐड करके यहाँ पर लिखा जाता है। ये नहीं कि लिख करके यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर की सहायता से फटाक से वहाँ से 10% निकालिए, तीनों को लिखिए, मीटर में चाहिए कितने रुपये मीटर है लिख दीजिए, वहाँ लिख दीजिए 10% एक्स्ट्रा। वाहक नली मोड़, जैसा कि अभी हमने बताया कि जहाँ भी लाइन मुड़ रही है, सीलिंग पे चढ़ रही है, एक रूम को क्रॉस करने के लिए जब वहाँ पे मोड़ा जा रहा है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, मोड़ लगाते हैं। अब मोड़ लगाएंगे तो कितना लगेगा आपका टोटल, अब आप प्लान के हिसाब से देख करके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। नहीं आएगा समझ में तो कमेंट में बताइएगा हमको, वो चीज़ हम अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा देंगे। पीवीसी जंक्शन बॉक्स, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, जैसे मान लो कि ये लाइन आ गई यहाँ पर और यहाँ पे एक बस पंखा लगा हुआ है और यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ख़त्म हो गया लाइन, तो यहाँ पर 2 वे जंक्शन बॉक्स लगाते हैं। 2 वे जंक्शन बॉक्स मतलब ऐसे होता है, ये आ गया और ऐसे ये निकल गया, ठीक ना, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ 2 वे जंक्शन बॉक्स लग जाता है। इसके अंदर कैलकुलेशन कनेक्शन वगैरह की व्यवस्था होती है। 1 वे जंक्शन बॉक्स भी होता है यहाँ पर इस प्रकार का, अगर केवल बल्ब लगा के कनेक्शन ख़त्म कर दिया कि इधर नहीं है, डेड एंड है, यहाँ पे बल्ब लगाया है तो यहाँ पे 1 वे जंक्शन बॉक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे
मतलब कहने का ये कि कैलकुलेट करेंगे आप सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से, प्लान की सहायता से देख करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना हमारा जंक्शन बॉक्स हो रहा है। वो चीज़ें यहाँ पर लिख लिया जाएगा कि कितना लग रहा है हमारा, और टोटल कास्ट निकाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका 2.5 mm स्क्वायर PVC एल्युमिनियम केबल। ध्यान दीजिए कि मेन स्विच बोर्ड और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं उसके बीच में 2.5 mm स्क्वायर का, यानी कि अगर आपने पूरे घर में 1.5 mm का लगाया है तो जो आपका मेन स्विच बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसके बीच में 2.5 mm का तार लगेगा। और अगर पूरे घर में 2.5 mm का लगा है तो मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में 4 mm का तार लगाया जाएगा, यूज किया जाएगा, क्योंकि टोटल करंट उसी रास्ते से होकर क्या होनी है, डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जानी है। तो इसीलिए तार क्या रखा जाता है, मोटा रखा जाता है, ठीक है ना। आगे आपका मटेरियल है 8 मटेरियल हम लोगों ने निकाला था। अगला है PVC वाक नली निरीक्षण टी। अभी बताया शुरू में हमने कि जहाँ लाइन 3 दिशाओं में जा रही है और वहाँ पे अगर कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो वहाँ क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। और टी अब देख लेंगे वहाँ पर, आपको सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से देख लेने का, लाइन 3 दिशाओं में इधर या लाइन 3 दिशाओं में इधर कहाँ पे गई है तो वहाँ पे इंस्पेक्शन टी लगाते हैं। तो इंस्पेक्शन टी कैसा होता है आपका, इस प्रकार का होगा, ये हो गया ऐसे, ठीक ना। और यहाँ पर एक ढक्कन नुमा संरचना दिया जाता है ऐसे, यहाँ पे पेंच दिया जाता है, ठीक ना। इस पेंच को खोल देते हैं तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अब उसके अंदर खोल के आप देख सकते हैं कि तार कहीं सटा हुआ है या शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है ना, तो उसको कहते हैं इंस्पेक्शन टी। एक नॉर्मल आता है जिसमें खोलने की व्यवस्था नहीं होती है, एक आता है इस प्रकार का, उसको कहते हैं इंस्पेक्शन टी। तो लगाने से फ़ायदा ये रहता है ना कि आपका खोल करके देख लेंगे तो वो आपको फॉल्ट बाहर से ही पता चल जाता है। अब 19 mm, 25 mm, 31.5 mm का कंडक्टिव यूज है तो कहाँ पर टी लगा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि तीनों है, ठीक ना। जहाँ लगा हुआ है उन्हीं में आपको केवल लिखा जाएगा, ठीक है। PVC रिड्यूसर मतलब कि जहाँ पर 19 mm का चल रहा है, उसके बाद आपका 25 mm का कंडक्टिव आ गया था, ऐसे लगा करके यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगर 25 mm का ऐसे चल रहा है और उसके बाद 31.5 mm आ गया तो ऐसे लगा करके जोड़ दिया जाएगा। या फिर 25 mm का चल रहा है, इधर 19 mm आ गया तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगा दिया जाएगा पतला सा, तो ये हो जाएगा 25 × 19 mm आपका रिड्यूसर। तो इसको इधर से लगाइए, इधर से लगाइए, दोनों में यूज कर लिया जाएगा। तो कितनी संख्या होगी उसको आपको देख करके जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसकी सहायता से काउंट कर लीजिएगा, आप लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट में बताइए, हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे। CI स्विच बोर्ड, बैकलाइट स्विच सहित, ध्यान दीजिए स्विच बोर्ड जितना लगाया हुआ है, प्रत्येक एक रूम में जितना स्विच बोर्ड लगाया है उसको लिख देते हैं, कुछ उसमें नहीं करना। जो बड़ा बोर्ड है उसके लिए बड़े बोर्ड का साइज़ ये रख लीजिएगा और छोटे बोर्ड के लिए साइज़ ये रख लीजिएगा। जैसे कि वॉशरूम में या बाथरूम में या लैट्रिन में आप लगा रहे हैं तो छोटे बोर्ड के लिए ये साइज़ रख लीजिए। बड़ा सा हॉल वगैरह है तो उसके लिए आप ये साइज़ रख लीजिए, ठीक है। तो जितना आपका स्विच बोर्ड लगेगा वो ये उसकी संख्या ये हो जाएगी। हमने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, उसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 5 एम्पीयर 250 वोल्ट 2 प्लेट सीलिंग रोज। सीलिंग रोज की संख्या ध्यान दीजिए कि सीधे सीधे डिपेंड करती है पंखे पर। अगर 5 पंखा लगा हुआ है तो 5 सीलिंग रोज लगेगा, विदाउट डाउट आप लोग समझ लीजिए। 10 पंखा लगा हुआ है तो 10 सीलिंग रोज लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपने ट्यूबलाइट भी प्रयोग किया हुआ है तो ट्यूबलाइट के लिए भी सीलिंग रोज लगाते हैं। तो जैसे कि अगर 5 पंखा 5 ट्यूबलाइट लगा हुआ है तो टोटल आपका सीलिंग रोज कितना लग जाएगा, 10 लगेगा, 5 इसके लिए 5 इसके लिए, ठीक ना। अगला है कि अब इसमें आप लोग निकाल लीजिए, केवल पंखा लगाया है, शायद 11 के 13 पंखे हैं तो 13 आपका सीलिंग रोज हो जाएगा। उसके बाद 5 एम्पीयर 250 वोल्ट बैटन होल्डर। जितना बल्ब लगाया हुआ, बल्ब का जितना पॉइंट दिया हुआ है उसके लिए आप क्या लगाते हैं, बैटन होल्डर लगाते हैं। उसके बाद है आपका 5 एम्पीयर 250 वोल्ट 1 वे टम्बलर स्विच। अगर आपके 22 पॉइंट है, बल्ब और पंखा मिला करके 22 हो रहे हैं तो 22 आप स्विच लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो कुल पॉइंट की संख्या पे इसका क्या करता है, स्विच की संख्या निर्भर करती है। उसके बाद है मशीन पेंच 19 mm माप लोहे की। जैसे कि बोर्ड को दीवार पे कसना है, ठीक है, तो उसको कसने के लिए सीलिंग रोज है, सीलिंग रोज को छत में कसना है तो 19 mm माप का आपका वो आता है, पेंच आता है जिसमें चूड़ी कटी हुई है तो उसको लगा के कस देते हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर आपके बोर्ड की संख्या कितनी है, 3 बोर्ड लगाया हुआ है तो ये एक बोर्ड हो गया, तो एक बोर्ड पे 4 काउंट किया जाता है। एक सीलिंग रोज हो गया तो एक सीलिंग रोज पे 2 काउंट किया जाता है। यहाँ पर पेंच की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपका बोर्ड की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई या 3 मान लेते हैं तो 12 बोर्ड के लिए आप 10 अगर ये लग गया तो 20 इसके लिए, यानी कि आपका 32 की संख्या में आपका ये हो जाएगा क्या, पेंच, ठीक ना। तो सीलिंग रोज के लिए 2 निकालते हैं, बोर्ड के लिए 4, या चाहे तो बड़ा बोर्ड है तो 6 भी, 2 बीच में भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जनरली 4 ही दिया जाता है, ठीक है।
तो हम लिख भी दिया हमने टिप्पणी में कि स्विच बोर्ड एंड सीलिंग रोज के लिए। ठीक, बाकी और भी मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपको अर्थिंग वायर हो गया आधा किलो 1 किलो आप ले लीजिए, सीमेंट बालू हो गया, जैसे दीवार को कटिंग करना है उसमें फिक्स करने के लिए तो 1 4 3 का मसाला बना लीजिए। और अनुमान में LS लगभग में मूल्य क्या खरीदता ले लीजिए तो 1000 1500 करके उसको रख लिया जाता है। बाकी 16-17 मटेरियल हो जाते हैं तो आपको मटेरियल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक अप्रोक्स वैल्यू क्या आ जाती है आपके एस्टिमेटिंग की, और उसकी जो कितनी कॉस्टिंग होगी उसके लिए लगभग में मूल्य क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक ना। अब उसके बाद क्या किया जाता है कि अब यहाँ जो टोटल कास्ट हम जोड़ते चले जा रहे हैं उन सभी कास्ट को लाकर यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। ठीक ना। तो टोटल कास्ट मान लो कि आपका आ गया 50,000 नहीं आएगा लगभग में, मैं देखिए जोड़िएगा इसको आप लोग, मैं एक एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, मान लो कि 25,000 आ गया, 25,000 रुपया। ठीक ना। तो और उसके बाद अब आपका आता है लेबर कास्ट। ठीक है, तो लेबर कास्ट निकालते कैसे हैं, तो लेबर कास्ट आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप क्या कर लो कि इसका 10% लेबर कास्ट निकाल लो, स्टेप फाइनल स्टेप होता है वो स्टेप 8 या स्टेप 7 अगर दूसरा वाला स्टेप गायब करते हैं तो स्टेप से देखिए, स्टेप से कोई मतलब नहीं होता है। स्टेप क्या है ना कि एक स्टेप एक याद रखने का तरीका है कि मेरी ये चीज़ें छूट रही हैं, ये कैलकुलेशन मैंने नहीं किया हुआ है, तो उसको आप बस याद कर सकते हैं उसके द्वारा। ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि ये स्टेप मेरा छूट गया, आप लोग सीधे से करिएगा क्या कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया रहेगा जैसे कि प्लान ड्रा कीजिए, उसके लिए धारा का मान निर्धारित कीजिए, तो सीधे सीधे वही क्वेश्चन कर दीजिएगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक ना। स्टेप एक माध्यम है जिससे आपको याद रहे। तो 25,000 आ गया तो लेबर कास्ट इसका 10% निकाल लेते हैं, और नहीं तो एट द रेट यानी कि जो आपका 1 पॉइंट का 100 रुपये चल रहा है या 110 रुपये चल रहा है तो 21 पॉइंट हो गए तो आपका 2100 रुपया क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। इसका 10% में निकालेंगे तो लगभग 2500 रुपया आएगा, तो अप्रॉक्स वही आता है। ठीक ना। वास्तव में 100 रुपया नहीं हो रहा है, अगर किसी प्रोफेशनल से कराएंगे तो 120 रुपये के करीब में लेगा। ठीक ना। तो 12 20 में कितना हो जाएगा, गुणा करा लीजिएगा जितना भी आए। 120 रुपया के हिसाब से 21 पॉइंट का कितना हो जाएगा, 2520 रुपया। इस तरह से 10% निकालेंगे तो 2500 रुपया आ गया ना उस तरह से। तो दोनों तरह से करके आप लेबर कास्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब टोटल कास्ट ये आ गया, उसमें लेबर कास्ट 2500, दोनों को जोड़ करके महायोग निकाल लिया जाता है, तो वो आपका टोटल सामग्री का क्या हो जाएगा, मूल्य आ जाएगा। यानी कि अब वहाँ पर आप 25,250 यानी कि 25,000 और 2,000 27,500 रुपये का टोटल कास्ट आएगा, तो घर की वायरिंग आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन है, पूरा स्टेप इसके क्या हो गए, समाप्त हो गए। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन 1 स्टेप टू 7 स्टेप तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कभी भी आप लोग कमेंट में करके हमको बताइएगा, या फिर आप को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। पर्सनली आप उस पर चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में ग्रुप में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्या हो जाए, दूर हो जाए। बाकी अगला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इंटरनल वायरिंग का ही क्वेश्चन होगा, जिसमें बल्ब पंखे के साथ साथ 15 एम्पियर का भी सॉकेट होगा उसमें, यानी कि पावर वायरिंग का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि क्या दिक्कत है या किस प्रकार से आप इससे लाभान्वित हुए हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।